नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका रिजल्ट जस्ट ऐड के इस सीरीज में। तो आइए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के इस तीसरे लेक्चर में आज हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशंस ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, या फिर इसको आप लोग ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन कह लें या ऑपरेटिंग प्रिंसिपल कह लें, सारा एक ही बात है। बेसिकली इसमें हमको पढ़ना होता है कि भाई एक ट्रांसफार्मर किस तरह से ऑपरेट करता है, ठीक है। एक ट्रांसफार्मर में किस तरह से सारे फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो इसके इंटरनल फंक्शन को हम लोग समझेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, यानी कि इसका सारा सिद्धांत हमें पढ़ना है कि एक ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉज लग रहे होते हैं, कैसे बेसिकली एक सर्किट से लेके दूसरे सर्किट तक हम लोग फ्लक्स ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का ये टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ईएमएफ इक्वेशन और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। यानी कि कुल मिलाकर आज हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन हम इन तीनों टॉपिक को दरअसल एक ही टॉपिक में कंसिडर करते हैं। ये तीनों टॉपिक दरअसल ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के अंदर ही आता है। अगर आप देखेंगे, अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के अंदर ही ये पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि ईएमएफ इक्वेशन वगैरह एज सच कोई इसका सब टॉपिक मैं मान के चलता हूँ कि सारी घटना तो अल्टीमेटली इसी के अंदर हो रही होती है ना। तो इसी के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज मैंने एक कंबाइंड लेक्चर प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन पे शूट करना है और इसी में सारी चीज़ें आपको कंबाइंड तरीके से आपको डिलीवर कर देनी है, नो मैटर टाइम कितना लगता है, ठीक है। पूरे पेशेंस के साथ आप लोग बैठ जाइए, टाइम लगेगा लेकिन आप लोग अच्छे से सीख के जाइए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। भाई यहाँ पे हमने पूरा ट्रांसफार्मर नहीं दिखाया, ठीक है, क्योंकि पूरा ट्रांसफार्मर दिखाएंगे तो फिगर गंदा हो जाएगा, आपको पता है। यहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर के इंटरनल पार्ट को दिखाया। इंटरनल पार्ट कहें तो भाई आप जानते हैं कि ये जो हमारा है ना, ये हमारा है ट्रांसफार्मर कोर और ये सारे क्या हैं, वाइंडिंग, ठीक है। हमने पूरा पार्ट नहीं दिखाया है, हमको जितना दिखाना था हम उतना ही दिखाए हैं इसमें, ठीक है। तो आप लोग कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा है प्राइमरी वाइंडिंग, ये हमारा है सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग कॉपर वायर से वाइंडिंग करते हैं। कौन से वायर से? कॉपर वायर से। और यहाँ पे हम लोग देते हैं इसको सप्लाई। कहाँ पे? तो यहाँ पे हम लोग इसको सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं इसको सप्लाई देते हुए। इसको हम लोग मान लीजिए कि V वोल्टेज का सप्लाई दे दिए, आप V1 भी कह सकते हैं, चलिए V1 हम मान लेते हैं। V1 हमने सप्लाई दिया, तो V1 सप्लाई दिया तो करंट भी तो आएगा ना, वोल्टेज के साथ करंट भी तो आता है, ठीक है। तो करंट को हम I5 मान लेते हैं। बेसिकली ये वो करंट है जो इस वाले सेक्शन को मैग्नेटाइज करेगा, क्योंकि मैग्नेटाइज कोई भी चीज़ कब होता है? जब उसमें फ्लक्स का ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो फ्लक्स का फॉर्मेशन करेगा, इसीलिए इसको हम लोग कह देते हैं I5। दिस मीन्स दैट एक्साइटिंग करंट। इसको हम लोग एक्साइटिंग करंट भी कह सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ I5 मीन्स एक्साइटिंग करंट। I5 स्टैंड फॉर एक्साइटिंग करंट, एक्साइटिंग करंट, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। मैं सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दूंगा। V1 हमारा क्या है भाई? सप्लाई वोल्टेज, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज, ठीक। चलिए, तो हमने यहाँ पे दे दिया है, तो हमारा क्या होगा? एक फाई हमारा फ्लक्स बनेगा। क्या है? फाई हमारा फ्लक्स बनेगा। ये चीज़ें आपको पता है ना। अब आप बताइए कि ये जो हमारा कोर है ये तो सिलिकॉन स्टील का है, आपको पता है, क्योंकि उसमें ये सबसे ज़्यादा परमिएबल मटेरियल होता है, हाईली परमिएबल, और इसमें फ्लक्स इजीली ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। इसका रिलक्टेंस लो होता है, इसीलिए हम लोग सिलिकॉन स्टील का कोर यूज करते हैं जो कि स्टैक के फॉर्म में है। अब आप बताइए कि हमने क्या किया कि इस पर कॉपर वायर से वाइंडिंग किया ना। तो अब क्या करेंगे, चूंकि हम यहाँ पे करंट का एक्साइटेशन दे रहे हैं, तो भाई ये कोर हमारा एक्साइट होगा ना, एक्साइट हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा? हमारा फ्लक्स फाई बनेगा, जो कि हमने लिख दिया। अब चूंकि फ्लक्स फाई बनेगा, अब आप बताइए कि आपने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा है ना कि जब हमारा किसी भी
करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में स्पेशली रख दिया जाए, तो उसमें क्या होता है, उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है ना। तो अब आप बताइए, ये बात तो सही है कि इसमें अभी हमने करंट दिया, इस वजह से यहाँ पे फ्लक्स आया, ठीक है। लेकिन चूंकि फ्लक्स तो आया, ये बात हम मोटर में भी आपको समझाए थे, यहाँ पे चूंकि फ्लक्स आया और फ्लक्स आया, इसीलिए हमारा क्या होगा, ये पूरा पाथ मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब मैग्नेटाइज पाथ में हमने इस तरह से कॉपर वायर की कर दी है वाइंडिंग कर दिया। अब कॉपर वायर की वाइंडिंग हमने चूंकि मैग्नेटाइज पाथ में किया है, तो भाई कॉपर वायर करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। एकदम लोड नहीं लेना, एकदम आसानी से समझिए, कॉपर वायर करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब करंट कैरिंग कंडक्टर को हम किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रख देंगे, तो उसमें इंड्यूस्ड होगा हमारा ईएमएफ। क्या इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ, समझ रहे हैं ना। तो इसमें हमारा इंड्यूस्ड हो जाएगा ईएमएफ। सपोज ईएमएफ को हम लोग E1 से दिखा देते हैं, लेट मी टेक द ब्लैक कलर, ठीक है। E1 से दिखा देते हैं, हमारा फर्स्ट ईएमएफ है, ठीक है, लोड नहीं लेना है। तो ये ईएमएफ का डायरेक्शन पता है आपको क्या होगा, ये इस वाले वोल्टेज को अपोज करेगा। और जब किसी को अपोज करते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं दिस इज एंटी फेज विथ क्या कहते हैं, एंटी फेज, मतलब ये उसके पेज में नहीं है, ये उसके विरोधी पार्टी में है, यानी कि विरोध कर रहा है, ठीक है। ये फेज वगैरह जो है आप सर्किट में समझ चुके होंगे, नहीं समझे होंगे तो हम लोग समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लोड नहीं लेना है, बस आराम से पढ़ना है। देखिए हमारा यहाँ पे क्या है कि ये ईएमएफ का अगर वैल्यू बताया जाए, तो भाई फराडे साहब ने आपको तो बताया है ना वैल्यू, तो हमको बताने की ज़रूरत है क्या, नहीं है। लेकिन हम चूंकि फराडे साहब ने बताया है, तो वही चीज़ को हम लिख देते हैं। भाई फराडे साहब ने कहा कि बाबू ईएमएफ जो होगा ना आपका, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा d∅/dt, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने इक्वल लिख दिया है, लेकिन फराडे साहब ने ऐसा नहीं लिखा था। फराडे साहब ने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा, लेकिन हमने इक्वल लिखा। हमने इक्वल इसलिए लिखा कि यहाँ पे हम नंबर ऑफ टर्न को उन्होंने कांस्टेंट ले लिया था, लेकिन हम इसको भी दिखा देते हैं। तो भाई n d∅/dt, और डायरेक्शन चूंकि निगेटिव है, तो निगेटिव यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ें आप समझ रहे हैं, इससे ज़्यादा कचरा हम यहाँ पे नहीं करेंगे। चलिए हम अगले पेज में चल लेते हैं। अब जो कचरा बच गया हम सारा यहाँ पे करेंगे। अच्छा, अब हम जरा इस फिगर से और क्या कंक्लूड कर सकते हैं। अब ये फाई घूमते घूमते कहाँ जाएगा, इस वाले में जाएगा ना, इस वाले सेक्शन में। अरे यहाँ पे भी तो कॉपर वायर की वाइंडिंग है, तो यहाँ पे भी तो इंड्यूस्ड करेगा एक ईएमएफ। तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड करेगा, सपोज हमने दे दिया उस ईएमएफ का नाम E2, ठीक है। तो E2 बराबर N2 d∅/dt, क्योंकि फ्लक्स तो सेम है, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है ना, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ और कंक्लूड कर लेते हैं, अच्छी बात है। यहाँ पे देखते हैं कि और क्या क्या घटना हो रहा है। भाई ईएमएफ जो इंड्यूस्ड करेगा, वही ईएमएफ तो इस तार से हम लोग ले लेंगे ना, ये वायर से हम लोग क्या करेंगे, उसी को बाहर ले लेंगे। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई हमारा वोल्टेज जो होगा, अगर ट्रांसफार्मर आइडियल है तो सीधे सीधे हमारा V2 E2 के इक्वल हो जाएगा। अब आइडियल और प्रैक्टिकल क्या होता है, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे, लेकिन अभी मोटे मोटे शब्दों में हम आपको बता देते हैं। देखिए आइडियल ट्रांसफार्मर वो है, जैसे आपके क्लास में होता है, कुछ बच्चे बहुत आइडियल होते हैं जो अपने माता पिता की बात मानते हैं, अपने टीचर्स की सुनते हैं। लेकिन बहुत बच्चा ऐसा होता है जो बड़ी बदमाश होता है, वो आइडियल नहीं होता है। यानी कि आइडियल बच्चा जो होता है वो हर लॉ को फॉलो करता है। तो वहीं पे यहाँ पे आइडियल ट्रांसफार्मर मतलब लॉस नहीं करता है, बिल्कुल अच्छे से काम करता है, हमारे सारे एक्सपेक्टेशन को पूरा करता है। लेकिन आपको पता है कि बच्चा कितना भी अच्छा हो, बच्चे अच्छे नहीं होते। इसीलिए ट्रांसफार्मर कितना भी आइडियल हो, वो कंप्लीटली आइडियल नहीं हो सकता, ठीक है। उसमें कोई ना कोई लॉस होगा ही, ठीक है। तो बच्चे कितने भी अच्छे हों, बच्चे तो अच्छे होते नहीं हैं। इसी तरह से ट्रांसफार्मर अच्छा नहीं होता है, यहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ लॉस हो ही जाता है। अभी तक हम 99.9% की एफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं, लेकिन 100% की एफिशिएंसी अगर कोई अचीव कर ले, तो भाई ऐसा इंजीनियर बिरले मिल जाए, ऐसा अभी तक तो नहीं है। चलिए, तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं कि ये
कंप्लीट आइडियल नहीं है, मान क्या लेंगे, होगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख देंगे, तब सही रहेगा भाई, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा ना। हम मान लेते हैं कि E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V2 का, जिस तरह से E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है V1 का, क्योंकि भाई अल्टीमेटली E1 किसकी वजह से बना है, V1 के वजह से बना है ना, तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर करता है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगा ना। अच्छा, E1 के बारे में और कुछ लिख सकते हैं भाई, E1 और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, E1 और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस N1 के और d5/dt के लिख लेते हैं, ठीक है, ये माइनस N1 के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा d5/dt के, और E1 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा d5/dt के, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, एक ही कलर से बहुत हो गया, थोड़ा दूसरा कलर ट्राई करते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या इससे कंक्लूड कर पा रहे हैं, ये हम इसलिए बता रहे हैं, देखिए इसकी कोई ऐसी, इसको आप याद मत कीजिए, ठीक है, कभी भी लोड लेके पढ़ाई मत कीजिए, पढ़ाई होगा ही नहीं। यहाँ पे इन सबको आप याद मत कीजिए, बस आप समझते जाइए कि हम सोचने का तरीका आपको बता रहे हैं, कितने तरीके से हम सोच पा रहे हैं, आप कितने तरीके से सोच पा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बस खेल रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, बस इसके साथ खेल रहे हैं, और खेलने से ही तो नॉलेज बढ़ता है ना। चलिए इसके साथ हम लोग खेल करते हैं। तो भाई E2 के बारे में आप क्या कह सकते हैं, भाई E2 भी तो होगा ना वैसा ही, N2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और E2 हमारा d5/dt के भी होगा, सॉरी dt, अच्छा दोनों d5/dt के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, दोनों देख रहे हैं d5/dt के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो भाई हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम ये भी तो कंक्लूड कर सकते हैं हमारा E1 भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E2 का होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ना, आप ही देखिए ना, यहाँ पे E2 भी d5/dt के प्रोपोर्शनल है, ये dt है, ठीक है, और यहाँ पे E1 भी d5/dt के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल, दोनों सेम क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल है, तो वो सेम क्वांटिटी आपस में प्रोपोर्शनल होंगे, बराबर होंगे। ऐसा आपने पढ़ा है ना मैथमेटिक्स में, नहीं तो आप आसानी से समझ भी सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है। इतना हम क्यों बता रहे हैं, इतना हम इसलिए बता रहे हैं कि हम आपको बताना चाहते हैं कि एक ट्रांसफार्मर जो होता है, एक हमारा जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है वो कैसा होता है, वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसके अभी हम कोर टाइप सेल टाइप नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सब हम पिछले में बता चुके हैं, ये आप बताएंगे कौन सा ट्रांसफार्मर है। इस तरह से हम आउटर लिम पे वाइंडिंग करते हैं, यहाँ से हम लोग P1 देते हैं, यहाँ से हम लोग P2 ले लेते हैं, ठीक है। P1 स्टैंड फॉर V1 I1 V1, और यहाँ पे तो I5 दिया था ना, यहाँ पे V2 और यहाँ पे I2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो I5 नहीं, यहाँ पे तो सर्टेन I करंट मिलेगा हमें, और इसमें ट्रांसफर होता रहता है हमारा फ्लक्स, ठीक है। समझ में आया एक ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। हम यहाँ से देते हैं इसको पावर सोर्स से, किससे, सोर्स से दे देते हैं पावर, सोर्स से पावर देते हैं, तो ये पावर जाता है इस वाइंडिंग में, ये वाइंडिंग एक्साइट करता है इस कोर को, ये कोर से निकलता है भाई फ्लक्स हमारा फाई1 या फाई कोई भी, तो फाई निकल के जाता है इसमें, और ये हमारे इसमें करंट इंड्यूस्ड करता है, करंट और वोल्टेज ऑफ कोर्स दोनों चीज़ इंड्यूस करता है, और इस तरह से हमें यहाँ पे इसके सेकेंड एंड पे हम लोड कनेक्ट करके जो भी चाहिए होता है हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से ये आपको अभी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम PDF भी दे देते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। चलिए, तो यही प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हमने आपके लिए लिख दिया है, ये सारी चीज़ें वही है जो अभी हमने आपको बता दिया है शॉर्टकट में, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा रीड अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, एंड नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना कि हैंड रिटन नोट्स देने वाला सिस्टम खत्म कर दिए, पहले बता देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि एक स्लाइड देंगे, उसी में सारा क्वेश्चन भी करवा देंगे, उसी में सारा नोट्स भी लिख देंगे, जिसमें हम नहीं दिए हैं घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम पूरा कंप्लीट करेंगे, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने उठा ली है उसको हम ख़त्म करेंगे, आप लोग चिंतित मत हुआ कीजिए। पहले यूनिट का सारा नोट्स आपको दिया गया है, पहले यूनिट का हमने वीडियो बुक तक बना के आपको दे दिया,
लेकिन हम क्या करेंगे, वीडियो बुक में दूसरा यूनिट भी कंबाइन कर देंगे, अभी तीसरा भी खत्म हो जाएगा तो इसको भी एम्बेड कर देंगे और तीनों का एम्बेड करके एक साथ आपको PDF फॉर्मेट में दे देंगे, फिर आपके लिए वो हो जाएगा। आप एग्ज़ाम के वक्त जाइएगा तो सीधे उस वीडियो बुक को खोलिए और जो जो आपका नहीं कंप्लीट है आप वहाँ पे डायरेक्टली कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो हम आपको मशीन का कंप्लीट सॉल्यूशन दे देंगे, आपको इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगर नहीं जानते हैं तो हमने लिख दिया है, पढ़ लीजिएगा। EMF इक्वेशन, आइए EMF इक्वेशन को हम लोग डिराइव करना सीखते हैं। भाई EMF बराबर हमने आपको क्या बताया, EMF बराबर आपने अभी तक बार बार पढ़ा है, ठीक है। क्या होता है हमारा EMF बराबर अभी भी कुछ टाइम पहले हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। भाई देखिए E1 E2 ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं ना, तो अभी हम E1 डिराइव कर लेते हैं, मतलब प्राइमरी EMF डिराइव कर लेते हैं। कलर थोड़ा सा हम कोई डिफरेंट यूज़ कर लेते हैं, हाँ ये कलर यूज़ कर लेते हैं, ये ठीक रहेगा। चलिए तो हम लोग E1 बराबर बताइए ज़रा सा, तो U1 बराबर हो जाता है हमारा -N1 d∅/dt, ठीक है, यही होता है ना, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। चलिए हम क्या करते हैं कि आपको बताते हैं, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर में क्या देखते हैं कि ट्रांसफार्मर में ये हमारा कोर है, ठीक है, कोर है और ये हम लोग वाइंडिंग कर दिए, ठीक है। अभी हम सिंपल आपको दिखा रहे हैं, इसके बाद हम इसको हटा देंगे क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपको कन्फ्यूजन हो। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो हम करंट देते हैं वो AC करंट होता है या DC करंट होता है, पहले तो आप हमें वो बताइए। करंट होता है AC, ट्रांसफार्मर इज़ एन AC मशीन, वो हमेशा AC पे ही काम करता है, अल्टरनेटिंग करंट पे काम करता है, DC पे काम नहीं करता। हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर ऑन DC, ये भी एक टॉपिक है, लेकिन ट्रांसफार्मर DC पे काम नहीं करता, हम AC करंट देते हैं। तो AC करंट जब देते हैं तो AC करंट हम लिख तो देते हैं I, हम सिंपल I तो लिख देते हैं, I फॉर करंट, लेकिन ये I दरअसल ये होता है Im sin ओमेगा t, क्योंकि हमारा Im स्टैंड फॉर मैक्सिमम करंट और sin ओमेगा t इसलिए है क्योंकि हमारा करंट का वेव फॉर्म, ठीक है, इस तरह से होता है साइनोसोडल, इस तरह से साइनोसोडल। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा Im हो जाता है, और साइन का वैल्यू चूंकि चेंज हो रहा है, कभी 0 भी हो सकता है, कभी मैक्सिमम वैल्यू 1 भी हो सकता है। आप अलग अलग डिग्री के लिए साइन का वैल्यू पढ़े होंगे, तो ओमेगा टी का वैल्यू जितना रहेगा साइन का वैल्यू उतना पे वेरी करेगा। सपोज यहाँ पे हमारा है 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री बराबर 1 हो जाता है, तो साइन ओमेगा टी बराबर अगर 1 हो जाएगा तो हमारा करंट हो जाएगा Im, यहाँ पे करंट, ठीक है। तो ये बेसिक बातें हैं, ये आप जानते हैं, हम इसमें समय बर्बाद नहीं करेंगे। कहने का मतलब था कि अगर करंट अल्टरनेटिंग दोगे तो फ्लक्स कैसा आएगा भाई, तो फ्लक्स भी तो अल्टरनेटिंग आएगा, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है। अगर अल्टरनेटिंग करंट देंगे, करंट कभी पॉजिटिव देंगे कभी निगेटिव देंगे, अल्टरनेटिंग करंट यही तो होता है, हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव, अगेन निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव। तो करंट अगर ऐसे दोगे तो फ्लक्स के से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो, फ्लक्स कैसा आएगा, फ्लक्स भी तो अल्टरनेटिंग आएगा। तो हमारा फ्लक्स आएगा φm साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो फ्लक्स की वैल्यू हमको पता है कि φm साइन ओमेगा टी, जरा लिख लीजिए इस चीज को, जरा लिख लीजिए। तो भाई हमारा फाई की वैल्यू -n तो हम रखेंगे, और फाई की वैल्यू हम लोग जान चुके हैं कि φm साइन ओमेगा टी। अब आप बच्चे हमें ये बताइए, बच्चे मन के सच्चे, डिफरेंशिएशन को ईमानदारी से फर्स्ट सेमेस्टर में कितने बच्चों ने पढ़ा था, सेकंड सेमेस्टर में था, फर्स्ट में था या सेकंड में था, आप डिसाइड करें। तो कितने बच्चों ने ईमानदारी से पढ़ा था, जिन्होंने ईमानदारी से पढ़ा था वो जरा इनको हमको डिफरेंशिएट करके दे दीजिए, वरना हम किस दिन के लिए, हम तो कर ही देंगे, आप याद कर लीजिएगा क्योंकि अभी हम डिफरेंशिएशन तो नहीं सिखा सकते, हमारी भी लिमिटेशंस है भाई। हम बता देते हैं कि हम किस तरह से कर रहे हैं, N1 तो साइड में है तो इस बेचारे को कुछ नहीं करना है। देखिए φm यहाँ पे कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट फिगर है, मैक्सिमम फ्लक्स है, तो इसको भी निकाल लेना है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन निकल जाता है, इसको कुछ नहीं करना है क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में थोड़ी ना करना है।
अच्छा, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, कोई बताइए। कॉस ओमेगा टी, क्या ये खत्म हो गया? एक मिनट, हम क्या करते हैं, इस सब को हटा देते हैं। ये सब वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जुट्ठे जो है ना जगह को घेर रहा है। सब हम आपको समझा रहे थे, ठीक, उसको रहने देते हैं, बेचारा साइड में, ठीक है। अच्छा, क्या ये खत्म हो गया? साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी। भाई ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कौन करेगा? चेन रूल। तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टी होगा नहीं। चलिए, हम क्या करते हैं कि ये ओमेगा जो है ये तो अलग बात है, ये इनटू में है और ये एंगल है, एंगल को हम नहीं निकाल सकते, लेकिन इसको तो निकाल सकते हैं, तो इसको इधर ले लेते हैं, ठीक है। और ये माइनस वाले को कॉस को दे देते हैं, ठीक है। माइनस वाला यहाँ जो है ना सब मल्टीप्लाई में है तो दे ही सकते हैं, माइनस को कॉस को दे देते हैं और n1 को लिख लेते हैं, ओमेगा को लिख लेते हैं, फाइम को लिख लेते हैं, ठीक है। और ये फ्री में जो हमें माइनस मिला है ये इन भाई साहब को दे देते, तो माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा चलिए, अभी जो हम लिखेंगे तो उस पर चिल्लाइएगा नहीं कि ये कैसे आ गया। ये आ गया है क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्री से, ठीक है। अभी हम क्या लिखने वाले हैं, अभी हम जो लिखने वाले हैं तो आप चिल्लाएंगे नहीं। देखिए, कलर चेंज होता नहीं है कभी कभी। अभी हम लिखने वाले हैं भाई, अभी चिल्लाना नहीं है आप लोग को। अभी लिखने वाले हैं माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, या फाई, फाई दे रहा है ना तो फाई, ठीक है। ये हम भी रट के आए हैं तो हमको क्या पता, हमको भी ज़्यादा इसमें शौक नहीं है ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री से सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, ऐसी बात नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप इस साइन को तोड़ सकते हैं, तो साइन ए माइनस बी क्या हो जाता है भाई, साइन ए माइनस बी हो जाता है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। बाद में आप ये कहेंगे कि भाई ये कैसे हो गया, तो हम दिखा देते हैं। तो हम क्या कह रहे थे कि भाई साइन ए माइनस बी को अगर आप तोड़ेंगे तो साइन ए इंटू, अच्छा हम क्या करते हैं कि ये थीटा वगैरह ही रखते हैं, 90 डिग्री वाला केस ही रख लेते हैं। ए हमारा कितना है 90 डिग्री माइनस क्या फाइव फाइव, ठीक है। तो हमको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्लास 10th का सिंपल मैथमेटिक्स है, लेकिन आप कहेंगे तो हम दिखा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को जिनको आता है वीडियो को आगे बढ़ा लें, ठीक है। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, साइन बी। आपके मन में ये बात कभी नहीं आनी चाहिए कि ये कहाँ से आ गया, हम दरअसल यही चाहते हैं। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कोई बताइए हमें, हमें पता नहीं है, 1, ठीक है, ठीक है। कॉस फाइव ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कोई बताइए, 0, ठीक है। साइन फाइव, ठीक है। तो साइन फाइव हमारा यहाँ पे हमारा कॉस फाइव 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस फाइव हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा। यानी कि साइन ए माइनस बी, ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है हमारा कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, देखिए एक मिस्टेक करने से हम बच गए ना। तो माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा को जो हमने यहाँ पे लिखा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये एक्चुअली में ये माइनस यहाँ पे रहेगा और ये माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये भी सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, आई होप आपको पता होगा, ठीक है। तो दरअसल यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे कॉस ओमेगा टी था ना, तो इसको हम लोग तोड़ के कुछ इस तरह से 90 डिग्री प्लस थीटा लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो लिख लीजिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ हम आपको बताएं, एक चीज़ यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, साइड में नोट कर लीजिए। आपको वैसे पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो आप नोट कर लीजिए भाई। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ, ठीक है, इसको आप नोट करके रखें 2 पाई एफ। तो इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ओमेगा को की वैल्यू 2 पाई एफ, फिर हमारा n1,
फिर हमारा मैक्सिमम फाई, और फिर इसका हमने जो यहाँ पे काम तमाम किया वो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, थीटा है ओमेगा टी है ना, ओमेगा टी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। अभी आप देख लीजिए कि साइन की वैल्यू क्या है 90 डिग्री प्लस थीटा, यानी कि साइन की वैल्यू एंगल में है, यानी कि ये हमें क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे फ्लक्स हमारा एंगल में है। आप ये बताइए कि अगर हम मैक्सिमम फ्लक्स लेना चाहें तो मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू कब आ जाएगा, यहाँ पे इसको देखिए ज़रा सा, मैक्सिमम फ्लक्स कब आ जाएगा भाई, मैक्सिमम फ्लक्स तब आएगा ना जब साइन का वैल्यू 1 होगा, 1 होगा तभी तो आएगा। अगर साइन का वैल्यू 0 होगा तो मैक्सिमम फ्लक्स कैसे आएगा, नहीं आएगा ना। तो साइन का वैल्यू कितना मांगता है, 1 मांगता है, तभी मैक्सिमम फ्लक्स आएगा हमारा। तो साइन का वैल्यू 1 होना चाहिए। तो यानी कि हमारा जो है साइन 90 डिग्री प्लस ओमेगा टी, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 1 होने के लिए अगर ये 1 हो जाएगा तो हमारा सिंपल ये जो इक्वेशन है, ये वाला जो इक्वेशन है ये कंप्लीट 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा तो केस ख़त्म, फिर तो हमको इतना ही कंसिडर करना है। तो चलिए इतना को हम कंसिडर कर लेते हैं। तो फाइनली हमारा जो ईएमएफ आएगा वो कितना आएगा, वो हमारा आएगा N1 2 पाई एफ, ओमेगा टी की वैल्यू हमने आपको बताया ना। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू, और क्या बच गया यहाँ पे, और ज़रा देखिए क्या बच गया, और हमारे पास है फाई एम, और हमारे पास है फाई एम। ठीक है, ये हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स का केस है, ये हमारे पास मैक्सिमम का केस है। किसका केस है, ये हमारे पास मैक्सिमम का केस है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिक सर्किट में स्पेशली पढ़ा होगा कि अगर हमें किसी क्वांटिटी की वैल्यू गिवन होती है मैक्सिमम वैल्यू, तो हम लोग क्या करते हैं कि रूट वैल्यू निकाल लेते हैं, आरएमएस वैल्यू निकाल लेते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आरएमएस वैल्यू निकाल लेने से हमें उसकी लगभग वैल्यू मिल जाती है। तो किसी भी क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू को अगर हम √2 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा आ जाएगा आरएमएस वैल्यू। यानी कि देखिए आरएमएस वैल्यू जो हमारा है ना, आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वो कैसे आता है कि भाई मैक्सिमम क्वांटिटी को √2 से डिवाइड कर देते हैं, मैक्सिमम क्वांटिटी को हम लोग डिवाइड कर देते हैं √2 से। तो क्या हमको E1 का आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए, E1 को √2 से डिवाइड कर देना चाहिए, बिल्कुल कर देना चाहिए। तो हमारा आ जाएगा आरएमएस वैल्यू, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो चलिए हम लोग करते हैं। ये कलर हमको बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, चलिए दूसरा कलर पिंक ले लेते हैं, पिंक हम यूज ही नहीं किए हैं लगभग। तो हम लोग इस क्वांटिटी को हम लोग क्या करते हैं, √2 से डिवाइड करते हैं। तो भाई 2 पाई एफ N1 फाई एम। अच्छा, हम बार बार सीक्वेंस चेंज कर रहे हैं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, कंफ्यूज होने जैसा कुछ नहीं है। इसको अगर हम √2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा E1 का फाइनल वैल्यू आएगा, आरएमएस वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसको अब आप क्या कीजिए कि इसको 2 पाई को ना √2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 पाई को हम लोग √2 से डिवाइड करेंगे, और सब तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, और सब वेरिएबल वैल्यू है, बस ये 2 पाई हमारा कांस्टेंट है जिसको हम लोग डिवाइड करके एग्जैक्टली आंसर निकाल सकते हैं। तो भाई हमारा 2 तो 2 ही रहता है, और पाई का वैल्यू 3.14 होता है। तो ज़रा हम इसको क्या करते हैं, अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में डिवाइड करते हैं, और आप लोग भी डिवाइड कीजिए। तो देखते हैं कि क्या आंसर मिलता है। 2 पाई अपॉन √2। तो हमारा वैल्यू आ जाता है 4.44288, इतना नहीं जाना है, हम लोग सिंपल रखते हैं 4.44, ठीक है। तो हमारा वैल्यू कुछ आ जाता है 4.44, इतना ही हम लोग रखते हैं। और F N1 और फाई एम, दिस इज इक्वल्स टू EMF।
तो एक ट्रांसफार्मर का जो ईएमएफ वैल्यू है ना, एक ट्रांसफार्मर का जो ईएमएफ वैल्यू है वो हमारा इतना होता है। दिस इज फाइनल ईएमएफ वैल्यू, यू शुड लर्न दिस वैल्यू, ठीक है। अच्छा मैं भूल जाता हूँ, यहाँ पे मेरा कैमरा है तो आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, तो हम यहाँ पे भी लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि फाइनल ईएमएफ वैल्यू जो हमें निकल के आया है, वो हमें निकल के आया है, एक मिनट, वो हमें क्या निकल के आया है, वो हमें निकल के आया है E1 इज इक्वल्स टू 4.44 F/N1 5M, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू निकल के आया, इसको आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है, याद कर लीजिए। दिस इज द फाइनल EMF वैल्यू, ठीक है, ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और एनी ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब चलिए, अब जरा हम लोग देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और टर्न रेशियो। अब ये क्या वाला है भाई, बहुत सिंपल है, नाम से क्लियर है। ट्रांसफॉर्मेशन और टर्न, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो स्टैंड फॉर, बता देते हैं, और टर्न रेशियो किसके लिए कहते हैं बता देते हैं, दोनों चीजें। उससे पहले हम क्या करते हैं कि एक ट्रांसफार्मर को जरा बनाते हैं। कुछ इस तरह से हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, यहाँ पे हमारा वाइंडिंग, यहाँ पे भी हमारा वाइंडिंग, सिंपल सा ट्रांसफार्मर। अच्छा एक बात बताइए कि हमने यहाँ पे कितना टर्न किया, कितना टर्न से वाइंडिंग किया, ठीक है, उसको हम लोग मान लेते हैं N1, उसको हम लोग N1 मान लेते हैं। अच्छा यहाँ पे हमने कितना टर्न से वाइंडिंग किया, उसको हम लोग N2 मान लेते हैं, उसको हम लोग N2 मान लेते हैं, इसको हम लोग N1 मान लेते हैं। सपोज यहाँ पे हमने 1000 टर्न किया होगा, यहाँ पे हमने 500 टर्न किया होगा, तो उसको कोई भी वैल्यू हो, आप मन में जो वैल्यू लेना हो ले लीजिए, N का वैल्यू जो रखना हो रख लीजिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, टर्न किया, प्राइमरी वाले लिम्ब पे और सेकेंडरी लिम्ब पे, दोनों पे टर्न किया, लपेटा। तो भाई इस लपेटने के रेशियो को ही हम लोग टर्न रेशियो कहते हैं। तो अब आप समझ चुके हैं ना कि ये टर्न रेशियो क्या है। दिस टर्न रेशियो इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न ऑन द सेकेंडरी लिम्स अपॉन में नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी लिम्स। तो चाहिए तो लिख भी लीजिए दोनों का डेफिनेशन, बोर्ड में नहीं पूछने वाला, बोर्ड में आपसे सिंपल पूछेगा, तो भाई डेफिनेशन लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है, N2 अपॉन में N1, दिस इज द टर्न रेशियो, ठीक है। अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो फिर क्या है, दोनों एक ही चीज है, लेकिन फिर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि वोल्टेज को कितना ट्रांसफॉर्म किया, वोल्टेज को कितना ट्रांसफॉर्म किया। हमने अगर यहाँ पे 500 वोल्ट दिया तो ट्रांसफार्मर ने रिटर्निंग में मान के चलिए कि 1000 वोल्ट दे दिया, तो भाई दुगुना ट्रांसफॉर्म किया ना, दुगुना किया ना, 1000 वोल्ट हमको दे रहा है, हम उसको 500 वोल्ट दे रहे हैं, दुगुना कर रहा है। लेने को वैल्यू आप कितना भी ले सकते हैं। अब आप में से कोई एक लड़का उठ के कहेगा कि नहीं नहीं है 500 हमारे लिए अनलकी नंबर है, हम मानेंगे ही नहीं, हमारा ट्रांसफार्मर तो ज़्यादा वोल्टेज लेता है, सपोज 1000 वोल्ट ले लिया और आपको दे दिया 500 वोल्ट, ठीक है, स्टेप डाउन के केस में, तो वो भी सही है, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। यानी कि वोल्टेज का जो रेशियो होता है, सेकेंडरी वोल्टेज और प्राइमरी वोल्टेज का जो रेशियो होता है, उसको हम लोग कहते हैं भाई ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। लेट्स राइट दिस। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है, दिस इज द नथिंग बट द रेशियो ऑफ वोल्टेज ऑन द प्राइमरी लिम्स और सेकेंडरी लिम्स, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे V2 अपॉन में V1, ठीक है, V1, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि यहाँ हमने V1 वोल्टेज दिया, यहाँ हमने V2 वोल्टेज लिया। तो बेसिकली हमने क्या बताया कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हो या टर्न रेशियो एक ही चीज़ है, यानी कि बोथ आर द सिमिलर थिंग्स। तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हो, TRANS, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और टर्न रेशियो एक ही चीज है, रेशियो एक ही चीज है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि भाई V2 अपॉन में V1 और N2 अपॉन में N1 एक ही चीज है, हम ये भी तो कह सकते हैं, ठीक है। अगर वो एक ही चीज है
एक ही ये भी तो एक ही चीज़ है, लेकिन आप मानेंगे थोड़ी, आप तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आप तो तर्क करना जानते हैं ना, आप तो लॉजिक लगाना जानते हैं, तो आप कैसे मान लेंगे? हमारे कहने से आप थोड़ी ना मान लेंगे, तो हमको तो प्रूव करके दिखाना होगा इस चीज़ को, तो हम दिखाएंगे प्रूव करके। लेकिन फिलहाल के लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और टर्न रेशियो हम मान सकते हैं कि एक ही चीज़ है, और इनको हम लोग दिखा देते हैं के से, ठीक है। के फॉर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और टर्न रेशियो, यू कैन से एनीथिंग। चलिए ये N2 है एक्चुअली, ठीक है। हमने क्या कहा कि भाई ये दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन आप मानेंगे नहीं, आपको हमें दिखाना होगा, तो हम दिखाएंगे। चलिए आइए देख लीजिए कि एक चीज़ कैसे है। अभी आपने E1 बराबर क्या पढ़ा भाई? अभी आपने जो E1 बराबर पढ़ा वो हमको बताइए। अभी आपने पढ़ा कि E1 इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता था? भूल गए? भूल गए जी? भूल गए तो आइए हम देखते हैं, ठीक है। चीटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहिए, अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो आइए थोड़ा कभी कभी चीट भी कर लेते हैं, ठीक है। कहाँ पे लिखे थे यार, कहाँ पे लिखे थे? हाँ यहाँ पे लिखे थे, देखिए 4.44 F(n1) अपॉन में सॉरी 5m, ये तो E1 का वैल्यू है ना, E1 का वैल्यू है, ठीक है। तो हम क्या लिखे थे? 4.44, ठीक है। फिर हमारा F था, ठीक है, फिर N1 था, और फिर 5m था, ठीक है। देखिए फाइ तो दोनों लिम्ब पे सेम होता है ना, दोनों लिम्ब पे सेम होता है। अच्छा ये भी दोनों लिम्ब पे नहीं भाई, टर्न दोनों लिम्ब पे सेम नहीं होता है, यहाँ पे गलत बात, ये डिफरेंट होता है। ये हमारे प्राइमरी लिम्ब्स पे N1 होता है और सेकेंडरी लिम्ब्स पे N2 होता है। अच्छा ये क्या है? ये F क्या है भाई? ये F है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 2πf हमने लिखा था ना, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दोनों ही लिम्ब पे सेम होता है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता है, हम पहले भी बताए हैं। और ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि सिर्फ चेंज होता है n। तो हमारा E2 क्या हो जाएगा? E2 इज नथिंग बट 4.44 F N2 और 5m, सिर्फ हमारा N2 चेंज हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। और हम आपको ये भी तो बताए हैं कि भाई देखिए, आप मानिए या ना मानिए, हम लोग कंसिडर करते हैं आइडियल केस, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि बच्चा समझदार है, लेकिन बच्चा समझदार होता नहीं है। तो हम लोग मान के चलते हैं आइडियल केस, और आइडियल केस में हमने आपको बताया कि हमारा E1 इज इक्वल्स टू होता है V1 और E2 इज इक्वल्स टू होता है V2, ठीक है। ये भी आप कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में दबाए रखिए, ठीक है, यूज़ करेंगे हम। अब आप अगर डिवाइड कीजिएगा इस सेकेंड वाले से, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या कहता है भाई? सेकेंड का रेशियो अपॉन में फर्स्ट का रेशियो, यही कहता है ना। तो आप जरा डिवाइड कीजिए E2 को E1 से, क्या मिल जाएगा? सारा चीज़ तो कट जाएगा, सब चीज़ तो कटिए जाएगा ना। हमको क्या मिल जाएगा? N2 अपॉन में N1, ठीक है। और यही चीज़ हमारे पास, ओहो N1 लिखना था, हम क्या ही लिख दिए, ठीक है, N1। और यही चीज हमारा इक्वल हो जाएगा किसके? हमारा इक्वल हो जाएगा ये भी वाला केस के, यानी कि V2 अपॉन में V1, यही चीज इक्वल हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो? और कुछ समझना है? यही चीज तो हम लिखे थे जी, जो आप प्रूफ मांग रहे थे हमसे, यही चीज था ना। हम एक स्टेप और बढ़ गए, हम E से भी आपको एक लॉजिक दे दिए। अभी भी आप खुश नहीं हैं तो हम एक लॉजिक और आपको दे देते हैं, ठीक है। एक इक्वेशन और ले लीजिए हमसे, ठीक है। चलिए हम जानते हैं कि अभी भी आप खुश नहीं होंगे, अभी भी आप संतुष्ट नहीं होंगे, तो चलिए एक लॉजिक और लेके जाइए। अच्छा प्राइमरी एंड पे पावर क्या होता है? P1, सेकेंडरी एंड पे पावर होता है P2, ठीक है कि नहीं है? ठीक है। चलिए तो आप मानते हैं ना दोनों पावर बराबर है, क्योंकि पावर को ना तो क्रिएट किया जा सकता ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ऑफ कोर्स पावर लॉस होता है ट्रांसफार्मर में, वो हम नहीं मानते, क्योंकि हम समझदार बच्चे को मानते हैं, आइडियल बच्चे को मानते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए P1 इज इक्वल्स टू P2 हो जाएगा, ठीक है। P1 बराबर कौन हमको बताएगा? P1 बराबर है V1 अपॉन में सॉरी V1 इंटू I1, और P2 इज इक्वल्स टू है V2 अपॉन में सॉरी V2 इंटू I2, सॉरी भाई
अच्छा, ये क्या हम अपने मन से लिख दिए? जी नहीं, ये आप जानते हैं कि पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट होता है। ये कोई हम अपने मन से नहीं लिखे हैं। 1 कहाँ से ला दिए? ये तो नंबरिंग है भाई, नेमिंग है, ये तो बदल भी सकता है। ठीक है, चूंकि ये सारा कंटेंट सारा चीज़ बराबर है तो हम क्या करते हैं, इस V1 को इस V2 के साइड में भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं और ये I1 को इधर भेज देते हैं। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, तो हम जो कर रहे हैं आपको बता देते हैं। देखिए, हम इस V1 को इधर भेज देते हैं इस वाले इक्वेशन में, और इस I1 को हम इधर ले लेते हैं। ठीक है, तो ज़रा लीजिए और देखिए कि क्या आता है। चलिए हम ले लेते हैं और हमारा आ जाएगा I1 अपॉन में I2 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन में V1। ठीक है, कुछ मिला भाई, ये तो K के इक्वल है, ये तो यहाँ भी मेंशन है ना, और ये I1 I2 के इक्वल भी होता है। तो ये भी इक्वेशन को इसके साथ कंबाइन कीजिए, तो फाइनल इक्वेशन जो तैयार होके हमारे पास आता है वो क्या है, वो है हमारा E2 अपॉन में E1। ठीक है, इज इक्वल्स टू इसको 2 मत पढ़िए, ये इक्वल्स टू है। ठीक है, ठीक है, इज इक्वल्स टू N2 अपॉन में N1। ठीक है, इज इक्वल्स टू V2 अपॉन में V1 इज इक्वल्स टू I1 अपॉन में I2 इज इक्वल्स टू K। ठीक है, इसको हल्के में नहीं लेना है, इस पे न्यूमेरिकल्स आएगा भयंकर भयंकर, तो इसको बिल्कुल आप हल्के में नहीं लेंगे, इसको आप लोग बाय हार्ट याद कर लेंगे। ठीक है, प्रूफ तो जानते ही हैं तो प्रूफ भी दे सकते हैं, इसको आप लोग किसी भी तरीके से यादें कर लीजिए। ठीक है, उसको भी याद कर लीजिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 1-2 सवाल कर लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे घर अपने अपने। ठीक है, वैसे भी आप घर में ही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़िए। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं। सवाल करने के लिए हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, बताइए क्या सब कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि भाई एक ट्रांसफार्मर है जिसकी रेटिंग है ये 500 अपॉन में 500 बटे 250 वोल्ट। इसका क्या मतलब है, मतलब इसके प्राइमरी लिंब पे हमने 500 वोल्ट दिया, यानी कि V1 हमारा 500 है और V2 हमारा 250 वोल्ट है। ठीक है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, दोनों वोल्ट। ठीक है, 50 हर्ज हमने करंट दिया था, कैसा फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज। तो भाई हर्ज के साथ तो वैसे भी ट्रांसफार्मर कुछ नहीं करता है, हर्ज के साथ हम लोग कुछ नहीं खेलते होते हैं, हर्ज को वैसे ही रहने देते हैं। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज टू बी वर्कड एट मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। भाई फ्लक्स डेंसिटी कितना है, तो फ्लक्स डेंसिटी बी इज इक्वल्स टू फ्लक्स अपॉन में एरिया, मैक्सिमम फ्लक्स अपॉन में एरिया भाई। तो मैक्सिमम फ्लक्स अपॉन में एरिया हमारा है 1/1.2 टेस्ला, 1.2 टेस्ला। ठीक है, इन द कोर द इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इफेक्टिव एरिया आपको गिवन है, एरिया कितना गिवन है कि भाई एरिया हमारा कितना है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया भी गिवन है, यानी कि हमें एरिया भी गिवन है विच इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें और भी स्लाइड का ज़रूरी होगा क्या होगा। चलिए तो हम एक आध डुप्लीकेट स्लाइड बना के रख लेते हैं। चलिए, एरिया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है भाई, इसको मीटर में बदलिए, मीटर में बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर आप मीटर में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो भाई स्क्वायर में तो 100 का तो यानी कि 2 टाइम्स और मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो हमारा 1 पे 4 को 0 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो यानी कि 90 को हम लोग ठीक है, ये तो हो गया 1 सेंटीमीटर के लिए, ये दूसरे सेंटीमीटर के लिए। अब हमारा ये बन गया मीटर में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 90 के यानी कि 90 के ठीक है 0.090 कुछ, ये हमारा आंसर आ जाएगा, इतना मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कीजिए,
कि ये टेस्ला वाला जो केस है ना, तो इससे आप लोग फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो हमारा फाइम क्या हो जाएगा, फाइम हो जाएगा फ्लक्स डेंसिटी इनटू एरिया। फ्लक्स डेंसिटी इनटू एरिया करेंगे तो 1.2 हमारा फ्लक्स डेंसिटी है, इनटू अगर इसको एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0090 से कर लीजिए मल्टीप्लाई, और ये आपका कितना आ जा रहा है, ये आपका कुछ आ जाएगा, ठीक है। इसको ज़रा हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। आप भी तब तक कीजिए 1.2। आप लोग क्या है कि वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए, अगर नहीं हो पाता है तो फिर हम हैं करेंगे, ठीक है। 90, अच्छा 0.0108 वेबर, ठीक है। यही हमारा फ्लक्स का यूनिट होता है, वेबर, ठीक है। अब हमें चूंकि फ्लक्स निकल चुका है तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। हमें क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, यानी कि हम जानते हैं कि भाई हमारा N2 अपॉन में N1 इज इक्वल्स टू K होता है, एंड दिस इज इक्वल्स टू V2 अपॉन में V1, ठीक है। ये हम जानते हैं, और हम V1 बराबर E1 जानते हैं कि हम हमारा V1 जो होता है वो E1 के इक्वल होता है। हमारा V1 इज इक्वल्स टू E1 होता है ना, तो हम जरा E को कैलकुलेट कर लेते हैं, E1 को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा 4.44 इंटू क्या हो जाएगा 4.44 इंटू 4.44 F इंटू N1 इंटू 5M, यही हो जाता है हमारा। सबको मल्टीप्लाई कीजिए जरा सा, सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4.44 इंटू 50 हर्ज है, इंटू प्राइमरी टर्न कितना है भाई, प्राइमरी टर्न गिवन भी नहीं है ना, प्राइमरी टर्न भी गिवन नहीं है, अच्छा V1 गिवन है, V1 गिवन है, तो हम लोग यहाँ से प्राइमरी टर्न निकाल लेंगे। V1 गिवन है तो हम लोग यहाँ से प्राइमरी टर्न निकाल लेंगे, और फ्लक्स हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, विच इज इक्वल्स टू 0.0108 0.0108, ठीक है। ये हमारा फ्लक्स है, और E1 हम जानते हैं, E1 है 500 वोल्ट, E1 है 500 वोल्ट, ठीक है। तो क्या कीजिए कि N1 को आप रख लीजिए, बाकी सबको इसके पास भेज दीजिए, यानी कि 500 से डिवाइड कर दीजिए सारे क्वांटिटी को, 4.44 इंटू 50 इंटू 0.0108 को सबको डिवाइड कीजिए, और जरा देखिए क्या आंसर आता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एग्जाम में भी आप लोग को इसी तरह से मिलेगा, और इस तरह का सॉल्यूशन बच्चे जानते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम होता है, आप में पेशेंस नहीं होता है, बड़े सवाल में हमें पेशेंस चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि आए और तुरंत कर लिए। अब आप अपने स्कूल में नहीं हैं, अब आप कॉलेज में आ चुके हैं, और यहाँ पे टेक्निकल पढ़ाई में आपको ऐसे ऐसे वैल्यूज़ के साथ खेलना पड़ेगा, इसीलिए आपके पास कैलकुलेटर होना मैंडेटरी है। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा भाई 208.54, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ठीक है ना भाई। तो अब आप तो निकाल सकते हैं ना, आपके पास ये कौन सा टर्न आ गया, ये सेकेंडरी टर्न आ गया, सॉरी प्राइमरी टर्न आ गया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, तो सेकेंडरी वाइंडिंग भी निकालना है भाई। प्राइमरी तो हम निकाल चुके हैं, इतना है, और सेकेंड, अब देखिए ये 0.54 वाइंडिंग तो नहीं करेंगे ना हम लोग, 0.54 वाइंडिंग कभी करते हैं, तो दिस इज इक्वल्स टू 208 ही वाइंडिंग करेंगे, आधा वाइंडिंग तो नहीं करते हैं ना, ये बात तो क्लियर है। तो ये कॉमन सेंस की बात है, आप लोग ऐसा नहीं लिखेंगे, और नंबर ऑफ टर्न का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। दूसरा हमें क्या निकालना है भाई, दूसरा हमें नंबर ऑफ N2 भी निकालना है, N2 निकालना है, और V1 V2 हम जानते हैं, तो हम कर लेते हैं V1 V2, हम V1 V2 कर लेते हैं, V2 अपॉन में V1
इज इक्वल्स टू होता है N2 अपॉन में N1, ठीक है। और N1 हमें मिल चुका है, तो हमारा वैसे भी हमारा V2 है 250 वोल्ट और नीचे है 500 वोल्ट, ठीक है। कट के 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे N1 का भी वैल्यू हम जानते हैं 208 है, ठीक है। देखिए तो N2 बराबर क्या आ जाएगा, N2 बराबर आ जाएगा 208 इंटू 1/2, ठीक है। अब 1/2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 104। भाई ये कॉमन सेंस की बात थी, ठीक है, 104। तो भाई आंसर क्या है, हेंस अपना आंसर क्या है, हम यहीं पे लिख देते हैं कलर चेंज करके। हेंस हमारा N1 जो है वो है कितना 208, ठीक है। और N2 है हमारा 104, ठीक है। चलिए यही हमारा आंसर। एक और सवाल आप कर लेंगे, ठीक है, सेम ही टाइप का सवाल है। मैं क्या करता हूँ कि इसको आप लोग को होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। आप लोग ट्राई कीजिए, ये सवाल आपसे हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें है कुछ नहीं, मैं हिंट कर देता हूँ। देखिए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जिसका प्राइमरी गिवन है, सेकेंडरी भी गिवन है, टर्न्स दोनों टर्न्स गिवन है ना, एंड नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर इज, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी गिवन है। इफ द प्राइमरी वाइंडिंग टू बी कनेक्टेड विथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, लेकिन आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ हमें करना कुछ नहीं होता है, 50 हर्ट्ज नॉर्मल रहता है एट 500 वोल्ट, ठीक है। ये सप्लाई वोल्टेज भी गिवन है, यानी कि आपके पास V1 भी गिवन है, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 500 वोल्ट, ठीक है। और आपके पास N1 भी गिवन है, N1 इज इक्वल्स टू 400, ठीक है। N2 भी गिवन है विच इज इक्वल्स टू 1000। आप समझ चुके हैं ना कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो वोल्टेज आएगा V2 वो ऑफकोर्स ज़्यादा आएगा। अच्छा, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी गिवन है, एरिया हमारा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 50 हर्ट्ज, वैसे भी गिवन होता है। तो द पीक वैल्यू ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर, तो आप लोग क्या निकालना है, BM निकालना है, ठीक है। और फ्लक्स डेंसिटी आपको क्या होता है, मैक्सिमम फ्लक्स, एक मिनट, मैक्सिमम फ्लक्स अपॉन में एरिया, ठीक है, यही होता है फ्लक्स डेंसिटी। तो आप लोग ये निकाल लीजिएगा इस फॉर्मूला पे डाल के, ठीक है, जिसमें कि फ्लक्स आपको कैसे मिल जाएगा, तो फ्लक्स आपको मिल जाएगा इस वाले इक्वेशन से, EMF वाले इक्वेशन से आपको फ्लक्स मिल जाएगा। EMF इज इक्वल्स टू 500 दिया हुआ है, क्योंकि E1 इज इक्वल्स टू V1 होता है, ठीक है। तो द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, अब आपको सेकेंडरी वाइंडिंग में यानी कि V2 भी निकालना है, तो आप V2 भी निकाल ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास N1 गिवन है, N2 गिवन है, V1 गिवन है, तो आप V2 नहीं निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। ये तो हम निकाल ही देते हैं, बहुत आसान है। N2 अपॉन में N1 इज इक्वल्स टू, आप क्या जानते हैं, V2 अपॉन में V1, ठीक है, यही जानते हैं। तो भाई हमें निकालना है V2, हमें निकालना है क्या, V2। तो V2 इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा N2 अपॉन में N1 इंटू V1, ठीक है। सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब इसका भी हम हिंट कर दिए। वैसे तो आपको सवाल को खुद से ट्राई करना है, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, नहीं होता है तो फिर आप आंसर देखिए, सॉल्यूशन देखिए, हिंट देखिए, जो देखना है वो देखिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जैसे भी करना है। वैसे क्यों कीजिएगा, इतना मेहनत हम दे ही देते हैं। तो इन सारे चीज़ों को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं और यहीं पे रखते हैं आज का लेक्चर में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप लोग क्या कीजिए कि इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए, ठीक है। अगर आपको क्लासेस पसंद आते हैं तो सबके साथ शेयर कीजिए, ठीक है, अच्छी बातों को शेयर करना चाहिए। तो आज हम यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे कि भाई आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस वगैरह देखेंगे, ठीक है। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, आपका धन्यवाद, ठीक है, अपना ख्याल रखें, ठीक है, चलिए।